आज हम देखेंगे कि जापान ने 30 साल तक अपने बैंक के बोरोइंग रेट को 0% क्यों रखा। ऐसा क्या हुआ था 1990s के बाद जो वहां डिफ्लेशन आ गया। मतलब कि जो चीज आज 100 रुपए की है वो कल 99 की हो जाएगी। कैसे ये डिफ्लेशन से 2.8% के इन्फ्लेशन में बदल गया। अचानक से जापान के लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स यील्ड बढ़ कैसे गए और बॉन्ड यील्ड बढ़ने से दुनिया भर के न्यूज चैनल में सनसनी क्यों हो गई। अगस्त 2024 में जापान ने ऐसा क्या किया था जो सेंसेक्स, एस&पी 500 और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट क्रैश हो गए थे। और अब नवंबर 2025 में जापान की प्रेसिडेंट ने ये स्टिमुलस पैकेज क्यों अनाउंस किया। क्या जापान के ये कदम ग्लोबल मार्केट क्रैश के लिए ट्रिगर पॉइंट है। और लास्ट में हम देखेंगे कि जापान के हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से इंडिया पे, आप पे और हम पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना क्योंकि अगर मिस किया तो ये सारे डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर पाओगे। आज हम देखेंगे जापान की 35 साल की इकोनॉमिक जर्नी। सारे डॉट्स को एक सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। 1980s में जापान वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया था। टोक्यो का रियल एस्टेट इतना महंगा था कि सिर्फ इंपीरियल पैलेस का एरिया पूरे कैलिफोर्निया से ज्यादा वैल्यू रखता था। निक्की 225 स्टॉक इंडेक्स 1989 में 38,000 पर पहुंच गया था, ऑल टाइम हाई। सोनी, टोयोटा, मित्सुबिशी सारे ब्रांड दुनिया में छाए हुए थे। जापानीज कंपनीज पूरे अमेरिका को खरीद रही थी। रॉकफेलर सेंटर तक जापानीज इन्वेस्टर्स ने खरीद लिया था। पर ये सब एक एसेट बबल था। रियल एस्टेट प्राइसेस और स्टॉक प्राइसेस एक्चुअल वैल्यू से कहीं ज्यादा बढ़ चुके थे। फिर आया 1990s का बबल बर्स्ट। 1989 के एंड में बैंक ऑफ जापान ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए स्पेक्यूलेशन को कंट्रोल करने के लिए और बूम, बबल बर्स्ट। इस चार्ट को केयरफुली देखो। 1989 से 1992 तक सिर्फ 3 सालों में मार्केट अपनी वैल्यू का 56% खो चुका था। रियल एस्टेट प्राइसेस भी सेम ट्रेजेक्टरी फॉलो कर रहे थे। जापानीज बैंक्स के पास अब वर्थलेस एसेट्स थे। जो लोन उन्होंने दिए थे वो प्रॉपर्टीज के अगेंस्ट थे और वो प्रॉपर्टीज की वैल्यू क्रैश हो गई थी। इससे बैंकिंग क्राइसिस शुरू हो गया। बैंक्स ने लेंडिंग बंद कर दी, कंपनीज ने एक्सपेंशन रोक दी, लोगों ने स्पेंडिंग कम कर दी। अब ये लॉस्ट डेकेड एक्चुअली में 3 डेकेड्स बन गया। इसको समझो एक सिंपल एग्जांपल से। अगर आप 1990s में 1 मिलियन येन इन्वेस्ट करते निकी इंडेक्स में तो 2003 तक वो सिर्फ 2,15,000 येन रह जाता। 13 साल में आपकी सेविंग्स हो जाती ऑलमोस्ट खत्म। 78% का लॉस। इमेजिन करो एक आईफोन जो आज 1 लाख रुपए का है कल 99,000 का हो जाएगा, परसों 97,000 का और अगले महीने 96,000 का। साउंड्स अमेजिंग ना। अब लोग सोचने लगे आज क्यों खरीदना, कल तो और सस्ता हो जाएगा, परसों और भी सस्ता हो जाएगा। जैसे हम लोग बिग बिलियन सेल का वेट करते हैं, वहां यही सेल 365 दिन चलती थी, जिसकी वजह से लोगों ने बाइंग डिसीजन को डेफर करना शुरू कर दिया और ये एक डिफ्लेशन स्पाइरल बन गया। जब लोग बाइंग डिले करते हैं, डिमांड कम होती है, डिमांड कम होती है तो प्राइसेस कम होते हैं, प्राइसेस कम होते हैं तो प्रॉफिट्स गिर जाते हैं और प्रॉफिट गिरने से या तो सैलरीज कट होती हैं या जॉब चली जाती है। इससे लोग और भी कम खरीद पाते हैं और प्राइसेस और नीचे चली जाती हैं। ये एक डेथ स्पाइरल बन जाता है। ये था जीरो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी। बट इसको करने का लॉजिक क्या था। अगर बोरोइंग फ्री है तो लोग लोन्स लेंगे तो स्पेंडिंग होगी तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड से प्राइसेस बढ़ेंगे और डिफ्लेशन खत्म हो जाएगा। बट एक्चुअली में हुआ क्या। लोग लिक्विडिटी ट्रैप में फंस गए। मतलब चाहे पैसा कितना भी सस्ता हो, अगर लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं है फ्यूचर का तो वो स्पेंडिंग करेंगे ही नहीं। जापानीज हाउस होल्ड अपने पैसों को बैंक अकाउंट में रखते थे जहां उनको इंटरेस्ट भी नहीं मिलता था, क्योंकि उन्हें स्टॉक्स पे, रियल एस्टेट्स पे और ऐसे सारे एसेट्स पे ट्रस्ट ही चला गया था। फिर 2001 में बैंक ऑफ जापान ने क्वांटिटेटिव ईजिंग शुरू किया। मतलब कि डायरेक्टली मार्केट में मनी को पंप किया गवर्नमेंट बॉन्ड्स को खरीद कर। पर डिफ्लेशन तब भी खत्म नहीं हुआ। ये 0% रेट पॉलिसी और क्वांटिटेटिव ईजिंग 2000 से लेके ऑलमोस्ट 2024 तक चलता रहा, 25 साल तक। फिर शुरू हुआ दुनिया की मोस्ट इंटरेस्टिंग लोन स्टोरी, येन कैरी ट्रेड। ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसी ने अगस्त 2024 का क्रैश क्रिएट किया था। कैरी ट्रेड का मतलब क्या है। एक जगह से सस्ता लोन लो और दूसरी जगह में हाई रिटर्न में इन्वेस्टमेंट करो। जापान में इंटरेस्ट 0% था तो स्मार्ट इन्वेस्टर्स ने और हेज फंड्स ने एक गेम खेला। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। स्टेप 1 में आपने बोरो किया जापान में सपोज 100 मिलियन येन। इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट 0.1%। एनुअल इंटरेस्ट उसका बड़ा 1 लाख येन।
स्टेप 2 में उसको कन्वर्ट किया डॉलर्स में। सपोज 2022 के एग्जांपल से एक्सचेंज रेट 110 येन, 100 मिलियन येन हुए 9,09,090 डॉलर। स्टेप 3 में इन्वेस्ट किया उनको यूएस के स्टॉक्स या बॉन्ड्स में, जहां उनको रिटर्न मिला 5 से 7% का, मान लो 6% का रिटर्न। तो प्रॉफिट हुआ 6% के हिसाब से $54,545। स्टेप 4 में वापस कन्वर्ट किया येन में, तो आपके येन में कन्वर्ट करके हुआ 105,999,960 येन। और जब रीपे किया हमने ओरिजिनल लोन 100 मिलियन प्लस 1 लाख का इंटरेस्ट, तो आपको टोटल प्रॉफिट हुआ 58,98,99,960 येन, यानी कि अप्रोक्सीमेटली $53,000। रिटर्न ऑन बोरोड कैपिटल आपका पड़ा 5.9%। ये पूरा का पूरा प्रॉफिट है, ऑलमोस्ट रिस्क फ्री। ये तो सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल था। रियल वर्ल्ड में हेज फंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का कैरी ट्रेड कर रहे थे। एस्टिमेटेड येन कैरी ट्रेड पोजीशन 2015 से लेके 2024 तक 1.5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई थी। 2024 में इसकी वैल्यू 1 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा हो गई थी। ये पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट्स में इन्वेस्टेड थे। पर इसमें एक बहुत बड़ा रिस्क था, करेंसी रिस्क। अगर ये सडनली स्ट्रांग हो जाए, अप्रिशिएट हो जाए, तो सारा प्रॉफिट खत्म। सपोज इसी एग्जांपल में हमने जो बोरो किया था 100 मिलियन येन, उस करेंसी का रेट अगर चेंज हो जाए 1 यूएसडी इक्वल टू 100 येन इंस्टेड ऑफ 110, अब लोन रीपे करने के लिए जब आप कन्वर्ट करोगे तो आपको यहाँ प्रॉफिट नहीं, लॉस हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली $37,000 का। येन की वैल्यू बढ़ गई और आपका प्रॉफिट कम हो गया। और यही हुआ था अगस्त 2024 में। 2020 में फाइनली जापान को इन्फ्लेशन दिखने लगा। कोविड के बाद ग्लोबल सप्लाई चेन इश्यूज, एनर्जी प्राइसेस इंक्रीज और येन की वैल्यू वीक होने से इंपोर्टेड गुड्स महंगे हो गए। जापान का इन्फ्लेशन रेट 19 में 0.5% था। देखो इस सडन जंप को, 30 साल के डिफ्लेशन के बाद सडनली 2.8% का इन्फ्लेशन आ गया। बैंक ऑफ जापान के लिए ये एक टर्निंग पॉइंट था। मार्च 2024 में बैंक ऑफ जापान ने हिस्टोरिकल डिसीजन लिया। उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स को -0.1% से 0.1% की रेंज में बढ़ा दिया। ये सुनने में बहुत छोटा सा लग रहा है, पर ये 17 साल बाद पहला रेट हाइक हुआ था। ये सिग्नल था कि 25 साल की जीरो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी अब खत्म हो रही है। फिर जुलाई 31, 2024 को बैंक ऑफ जापान ने फिर से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया 0.25%। अब ये भी छोटा सा लग रहा है, 0.25 इतना बड़ा क्या डील है, पर समझो पहले कैरी रेट 0.1% पे था, अब कॉस्ट 0.25 हो गई है। डिफरेंस सिर्फ 0.15% का है, बट $1 ट्रिलियन की पोजीशन पे ये $1.5 बिलियन की एक्स्ट्रा एनुअल कॉस्ट है। प्लस येन अप्रिशिएट हो रहा था रैपिडली। जुलाई 15 में 158, जुलाई 31 में 150 और अगस्त 5 में 142। 1.5 महीने में येन ने 11% का अप्रिसिएशन कर दिया। ये मैसिव मूवमेंट है करेंसी मार्केट्स में। अब आता है अगस्त 5, 2024, ब्लैक मंडे, जब कैरी ट्रेडर्स को समझ में आ गया कि बोरोइंग एक्सपेंसिव हो रही है, रेट्स बढ़ रहे हैं। दूसरा, येन स्ट्रांग हो रहा है, करेंसी लॉसेस हो रहे हैं। और तीसरा, प्रॉफिट मार्जिन स्क्वीज हो रहे हैं। तो सब ने एक साथ पैनिक सेलिंग की, मतलब कि यूएस स्टॉक्स को बेचा, डॉलर्स को येन में कन्वर्ट किया और जापानीज लोन को रीपे कर दिया। जितनी जल्दी हो सका एग्जिट कर लिया। जब ट्रिलियन डॉलर पोजीशंस एक साथ अनवाइंड होते हैं तो होता है मार्केट क्रैश। अगस्त 5, 2024 में निकी इंडेक्स 12.4% गिरा, सेंसेक्स 2200 पॉइंट्स गिरा, एस&पी 500 -3% गिरा, नैस्डैक्स -3.4%। पूरी दुनिया रेड फ्लैग थी, क्योंकि जापानीज चीप मनी पूरी दुनिया में इन्वेस्टेड थी और वो सबके साथ विड्रॉ हो रही थी। अब मान लो आपने इंडियन स्टॉक में इन्वेस्ट किया हुआ था, आपका डायरेक्ट जापान से कोई कनेक्शन नहीं, बट आपका पोर्टफोलियो भी रेड हो गया। क्यों? क्योंकि एफआईआईज जो इंडियन स्टॉक में इन्वेस्ट किए हुए थे, उनमें से काफी ने येन कैरी ट्रेड यूज किया था फंडिंग के लिए। अनवाइंड हुआ, उन्होंने भी अपने इंडियन स्टॉक बेचने स्टार्ट कर दिए। यानी कि एक कंट्री की प्रॉब्लम पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट कर सकती है, ये हमने समझ लिया। अब समझते हैं इन सबसे बॉन्ड यील्ड्स बढ़े क्यों। अगस्त 2024 के बाद जापान फिर से न्यूज में आया। जापानीज गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स बढ़ गए। से एग्जांपल से समझते हैं। गवर्नमेंट 10 ईयर का बॉन्ड इशू करती है, सपोज 100 रुपीज पे, इंटरेस्ट है
2% पर ईयर यानी कि 2 रुपए, तो यील्ड होगा 2%। बॉन्ड्स पे हमेशा कूपन मिलता है तो फिक्स्ड वैल्यू होता है, जिससे इंटरेस्ट रेट्स निकाले जाते हैं जो डिमांड और सप्लाई से चलते हैं। ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगस्त 2024 के बाद लोगों को लगा रेट्स और बढ़ेंगे फ्यूचर में, तो एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स की डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड कम होगी तो प्राइसेस भी कम होगी। मान लो वो 100 रुपए का बॉन्ड अब 95 में बिक रहा है। इंटरेस्ट तो आपको फिक्स था 2% पर ईयर, तो प्राइस आपके कम हो गए 95 रुपीज। तो इफेक्टिव यील्ड हुआ 2/95 इक्वल्स टू 2.1%। यहाँ आपका यील्ड बढ़ गया। जापान के दैनिक गवर्नमेंट बॉन्ड्स के यील्ड 2020 में 0% थे, वही 2023 में 0.6% हो गया। जुलाई 24 में 0.9%। 1% का यील्ड जब 30 साल की लोवेस्ट यील्ड्स के बाद बहुत बड़ी बात है। न्यूज चैनल्स में सनसनी फैल गई। क्यों? क्योंकि पहला, जापान की लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स दुनिया में सेफेस्ट और लोवेस्ट यील्डिंग मानी जाती थी। अगर वहां यील्ड्स बढ़ गए तो ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स का एनवायरनमेंट बढ़ रहा है। दूसरा, रिपल इफेक्ट। अगर जापान बॉन्ड्स 1% दे रहे हैं तो यूएस बॉन्ड 4% और इंडियन बॉन्ड 7%। ये सब रिलेटिवली एक्सपेंसिव लगते हैं और उनकी डिमांड शिफ्ट हो जाती है। तीसरा, डेट कंसर्न। जापान की गवर्नमेंट का डेट ऑलरेडी 260% है जीडीपी का, जो हाईएस्ट है सारे डेवलप्ड कंट्रीज के हिसाब से। हायर यील्ड्स मतलब गवर्नमेंट को और ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, फिस्कल प्रेशर भी बढ़ेगा। और नंबर 4, बॉन्ड यील्ड्स बढ़े तो कैरी ट्रेड का इकोनॉमिक्स खराब। पर अब नवंबर 2025 में जापान फिर से न्यूज में आ रहा है कि जापान ट्रिगर कर सकता है ग्लोबल रिसेशन को। ऐसा क्या हुआ है नवंबर में? जापान की नई प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट ने अप्रूव किया है 21 ट्रिलियन येन का पैकेज, मतलब कि $135 बिलियन। ये कोविड पैंडेमिक के बाद जापान का लार्जेस्ट स्टिमुलस पैकेज है। बट ये आखिर दिया क्यों? पहला, जापान की जीडीपी ग्रोथ वीक हो रही है। क्वार्टर 3 2024 का डेटा शो होता है कॉन्ट्रैक्शन। दूसरा, इन्फ्लेशन प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया है, प्राइसेस बढ़ रही हैं पर सैलरीज नहीं, रियल इनकम स्क्वीज हो रही है। और तीसरा, कंजम्पशन बहुत ज्यादा वीक है, लोग स्पेंडिंग ही नहीं कर रहे क्योंकि फ्यूचर उनको अनसर्टेन लग रहा है। चौथा, पॉलिटिकल प्रेशर। रूलिंग पार्टी को पब्लिक सपोर्ट चाहिए इलेक्शन से पहले, तो स्टिमुलस का आइडिया है गवर्नमेंट की स्पेंडिंग से इकोनॉमी को बूस्ट देना। पर बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं कि ये स्टिमुलस पैकेज ग्लोबल अनरेस्ट का ट्रिगर पॉइंट बन सकता है। एक तरफ तो बैंक ऑफ जापान इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहा है इकोनॉमी को कूल करने के लिए, वहीं दूसरी तरफ गवर्नमेंट स्टिमुलस दे रहा है इकोनॉमी को हीट अप करने के लिए। ये ऑपोजिट डायरेक्शंस हैं, इससे कंफ्यूजन क्रिएट होगा। दूसरा, फिस्कल कंसर्न्स बहुत बड़ा है। जापान का गवर्नमेंट डेट ऑलरेडी 260% ऑफ जीडीपी है, जो हाईएस्ट लेवल पे है। स्टिमुलस से डेट और ज्यादा बढ़ेगा। फ्यूचर में ये डेट कैसे रीपे होगा? या तो टैक्सेस बढ़ेंगे या तो गवर्नमेंट और ज्यादा बोरिंग करेगी। क्या ये ग्लोबल मार्केट क्रैश का ट्रिगर पॉइंट बन सकता है? स्टिमुलस से येन और वीक हो सकता है, जिसके लिए बैंक ऑफ जापान रेट्स बढ़ाएगा। फिर येन स्ट्रॉन्ग होगा। ये यो इफेक्ट्स मार्केट को डिस्टेबलाइज कर सकता है। दूसरा, जापान अकेला नहीं है, यूएस डेट भी हाई है, चाइना के भी इश्यूज है। अगर जापान का फिस्कल सिचुएशन वर्सन हो जाती है तो ये सिग्नल देता है ग्लोबल डेट क्राइसिस का। तो क्या ये डायरेक्ट ट्रिगर है? अभी इमीडिएटली तो नहीं लगता, पर ये डेफिनेटली एक रिस्क फैक्टर है जो ग्लोबल सिस्टम में ऐड हो रहा है। अब देखते हैं इसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है। अगर जापान में अब 1% भी रिस्क फ्री रिटर्न मिल रहा है बॉन्ड से और येन स्टेबल हो रहा है या स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स सोच सकते हैं कि क्यों इमर्जिंग मार्केट्स में इतना रिस्क लेना जब डेवलप्ड मार्केट में हमें डिसेंट रिटर्न्स मिल रहे हैं। तो एफआईआईज प्रेशर में आ सकते हैं। स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी भी बढ़ सकती है। एफआईआईज का नेट इन्वेस्टमेंट इंडियन स्टॉक मार्केट में 2023 में ऑलमोस्ट $2.5 बिलियन था। अगस्त 24 के बाद अनवाइंडिंग के बाद ये वैल्यू पहुंच गई $1.2 बिलियन। अब ऐसे में आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? सबसे पहला एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है डाइवर्सिफिकेशन। मैंने कई बार पहले भी वीडियोस में बताया है कि अपना सारा पैसा आप इंडियन मार्केट में मत लगाओ। यूएस के, यूके के, चाइना के स्टॉक्स में सब जगह आप पैसा लगाओ। गोल्ड एंड सिल्वर सब में डाइवर्सिफाई करो। दूसरा, वॉलेटाइल मार्केट में स्पेक्यूलेटिव स्मॉल कैप से बेटर है क्वालिटी लार्ज कैप में इन्वेस्ट करो, जो स्टेबल कैश फ्लोस आपको दे सकते हैं। तीसरा, कीप सम कैश। अगर सडन करेक्शन आता है तो आपके पास बाइंग के लिए कैश होना चाहिए। चौथा, स्टे इन्फॉर्म्ड।
ग्लोबल इवेंट्स को ट्रैक करते रहो, ये इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है। टोक्यो में स्नीज होता है तो मुंबई को कोल्ड हो सकता है। आज हमने सारे जापान के इंडिया के डॉट्स कनेक्ट कर लिए। कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ लेना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड स्टे इन्फॉर्म्ड।